तो चलिए आज की कड़ी में हम जानने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। इससे पहले हमने कई फ्रीडम फाइटर्स की जीवनियां आपको बताई हैं और उनके द्वारा शौर्य को हमने बताया हुआ है। तो आप हमारे MPS हिंदी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे फ्रीडम फाइटर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जान सकते हैं। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे सरदार पटेल के बारे में, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं और इनका पूरा नाम हम जो लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनके बारे में जानेंगे। इन्होंने 200 वर्षों की गुलामी के फंसे देश के अलग अलग राज्यों को एक करने का काम किया था। जो राज्य हमसे बिखर के भाग रहे थे उन राज्यों को भारत में मिलाया, जो राज्य पाकिस्तान में जाना चाहते थे उनको भी किस प्रकार से अपने देश में मिलाया, भारत को एक संघ शासित राज्य बनाया। उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी जानेंगे और पूरे विस्तार में हम जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आइए, क्या जरूरत पड़ी थी सैन्य बल की, क्यों सेना की ताकत लेकर सरदार पटेल को कुछ राज्यों को भी अपने हाथ में लेना पड़ा, उनके बारे में भी जानेंगे। भाई इतनी आसानी से तो सारे के सारे राजा महाराजा भारत में शामिल नहीं हो जाते ना, हर कोई स्वतंत्र राज्य चाहता था। तो आइए जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये किसान के परिवार से आए थे, यानी कि इनके पिताजी खेती करने वाले थे, जिसमें से ये 4 बेटे थे। एक साधारण मनुष्य की तरह इनके जीवन के भी कुछ लक्ष्य थे। ये पढ़ना चाहते थे और कुछ कमाना चाहते थे और उस कमाई का कुछ हिस्सा जमा करके इंग्लैंड जाकर अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करना चाहते थे। और इन सब में इन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, पैसे की कमी, घर की जिम्मेदारी, और इन सभी के बीच वे धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे। शुरुआती दिनों में इन्हें घर के लोग नाकारा समझते थे, उन्हें लगता था कि पटेल कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और कई सालों तक घर वालों से दूर रहकर अपनी वकालत की पढ़ाई की। इसके बाद जिसके लिए उन्हें उधार लेकर किताबें लेनी पड़ती थी और इस दौरान उन्होंने नौकरी का भी प्रयास करने का किया और इन्होंने नौकरी भी करना शुरू कर दिया। इन्होंने नौकरी भी की और परिवार का पालन भी किया। एक साधारण मनुष्य की तरह अपनी जिंदगी से लड़ते लड़ते आगे बढ़ रहे थे और इस बात से बेखबर कि देश में लौह पुरुष कहलाने वाले हैं, यानी कि इनको खुद ही नहीं पता था कि ये भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले व्यक्ति हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन का निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं, विधि का विधान कोई मिटा नहीं सकता। जो अपनी किताबें खरीदने के लिए मजदूरी कर लिया करता था या छोटे मोटे काम कर लिया करता था, अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहा था, उसको क्या पता था कि वो आने वाले समय में भारत का लौह पुरुष बनेगा, भारत में उसका नाम इतिहास में दर्ज होगा। तो इसीलिए सब लोग कहते हैं ना कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए और कठिनाइयों से जूझना चाहिए। आइए आगे जानते हैं इनके बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की एक विशेष घटना है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनके कर्तव्य निष्ठा का अनुमान लगाया जा सकता है। यह घटना जब इनकी पत्नी बंबई के हॉस्पिटल में एडमिट थी। कैंसर से पीड़ित इनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिसके बाद इन्होंने दूसरे विवाह के लिए इनकार कर दिया और अपने बच्चों को सुखद भविष्य देने हेतु लगातार मेहनत करने लग गए थे। इंग्लैंड जाकर इन्होंने 36 महीने की पढ़ाई को 30 महीने में पूरा किया और उस वक्त इन्होंने कॉलेज में टॉप किया। इसके बाद वापस स्वदेश लौटकर अहमदाबाद में एक सफल और प्रसिद्ध बैरिस्टर के रूप में कार्य करने लगे। इंग्लैंड से वापस आए थे, इसलिए उनकी चाल ढाल बदल चुकी थी, क्योंकि भैया विदेशी बाबू बन गए थे। वे सूट बूट यूरोपियन स्टाइल में कपड़े पहनने लगे थे। इनका सपना था ये बहुत पैसे कमाएं और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दें। जिस प्रकार से दुनिया के हर पिता ये चाहते हैं कि वो पैसा कमाकर अपने बच्चों को सुखी जीवन दे, अच्छी शिक्षा दें, वही ये भी चाहते थे। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, इनका भविष्य तो कुछ और विधि के विधान ने तय कर रखा था। गांधी जी के विचार इनको हमेशा प्रेरित करते थे और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ ये भी अपनी आवाज उठाने लगे। भाषणों के जरिए लोगों को एकत्र किया और इस प्रकार रुचि न होते हुए भी धीरे धीरे सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गए। अब इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या योगदान दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एज अ फ्रीडम फाइटर के रूप में भारत के किन किन कार्यों में काम आए, इनके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो
गुजरात के रहवासी यानी कि गुजरात के रहने वाले सबसे पहले अपने स्थानीय क्षेत्रों में शराब, छुआछूत एवं नारियों के अत्याचार के खिलाफ पटेल जी लड़ाई लड़ने की ठानी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने की भी कोशिश की थी। इन्होंने एक आंदोलन किया था, खेड़ा आंदोलन। 1917 में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल से कहा, थोड़ी सी बातें और बता दूं कि गांधी जी जो थे 1915 से 17 के बीच में भारत आए थे, यानी कि वो पहले अफ्रीका में थे और अफ्रीका में वहाँ पे एक आंदोलन ऑलरेडी कर चुके थे और वहाँ के अफ्रीका के ट्रेन से इन्हें गोरे और काले जैसी चीज़ों को लेकर वहाँ से इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था और उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारा गांधी जी ने वहाँ पर आंदोलन किया और वहाँ पर वहाँ की जनता को, भारत के लोग वहाँ जो रहते थे या वहाँ के लोगों में जो भी विभेद था वहाँ पर आंदोलन कर चुके थे, यानी कि इनके पास एक बहुत ही अच्छा अनुभव हो चुका था किसी देश में आंदोलन करने का। और उसी के बाद गांधी जी 1915 के आसपास भारत में आते हैं और भारत में आने के बाद पहला आंदोलन इनका चंपारण सत्याग्रह बिहार में होता है और फिर उसके बाद एक और आंदोलन होता है कहाँ पे, गुजरात में, जहाँ पे एक फैक्ट्री में वहाँ के कर्मचारियों ने आंदोलन किया था और बताया जाता है कि 1917 में ही वहीं पर इन लोगों की यानी कि सरदार पटेल और गांधी जी की मुलाकात हुई थी। 1917 में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल से ये कहा कि वे खेड़ा के किसानों को एकत्र करें और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करें। उन दिनों बस कृषि ही भारत का सबसे बड़ा आय का स्रोत होता था दोस्तों, लेकिन कृषि हमेशा ही प्रकृति पर निर्भर रहती थी, क्योंकि खेती का जो काम होता है, किसान का जो काम होता है, खेतों में जो फसल उगती है वो किसान के हाथ में नहीं होता है, वो प्रकृति में दैवीय शक्तियों के हाथ में होता है। और इसीलिए किसान हमेशा धरती को माता और बारिश को इंद्र, पवन को पवन देव यानी कि हवा को पवन देव यानी कि तूफान का देवता मानते हैं। सूर्य को वो भी देवता मानते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी से ही हमारे किसान के फसलों में बीज का रोपण होता है, यानी कि उसमें फल लगते हैं। तो प्रकृति की ही देन होती है जो हमारे देश में खेती की जाती है, दुनिया में खेती की जाती है और इसीलिए किसान हमेशा प्रकृति की पूजा करता है। तो किसानों की जो खेती होती है वो प्रकृति पर ही निर्भर होती है और उन्हीं किसानों को एकत्र करने के लिए गांधी जी ने बोला कि भाई पटेल जाओ, इन किसानों को एकत्र करो, अंग्रेजों के खिलाफ उठाने के लिए प्रेरित करो और कृषि हमेशा ही प्रकृति पर निर्भर रहती है। वैसे ही कुछ उन दिनों का आलम था 1917 में, जब अधिक वर्षा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजी हुकूमत को विधिवत कर देना बाकी था। इस विपदा को देख वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के साथ मिलकर किसानों को कर ना देने के लिए बाध्य किया और अंत में अंग्रेज हुकूमत को हामी भरनी पड़ी। यानी कि जब फसल नष्ट हो गई थी अधिक वर्षा के कारण, अधिक बारिश के कारण, फिर भी अंग्रेज चाहते थे कि किसान हमें कर दे, यानी कि टैक्स जो टैक्स निर्धारित था वो दें। और सरदार पटेल जी और गांधी जी दोनों मिलकर इसी का विरोध करते हैं और किसानों से कहते हैं कि टैक्स मत देना, और किसान भी टैक्स देने से मना कर देते हैं। फिर उसके बाद अंग्रेज हुकूमत जो थी, अंग्रेज शासन जो था, उसको भी इसके लिए मानना पड़ता था। और ये जो थी भारत में अगर बात की जाए तो सबसे पहली बड़ी जीत थी जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। और इन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में उनका साथ दिया। इन्होंने और इनके पूरे परिवार ने अंग्रेजी कपड़ों का भी बहिष्कार किया और साथ ही साथ वो सरदार पटेल जो विदेश से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे, जो सूट बूट में रहना पसंद करते थे, जो अपने बच्चों को सुख सुविधाओं से लैस करना चाहते थे, आज़ादी के जंग में कूद चुके थे और अपने पूरे परिवार को उन सूट बूटों से दूर करने के बाद उनके तन पर खादी के कपड़ों का अंबार लगाया, यानी कि खादी को अपनाया, विदेशी को भगाया। तो कैसे मिला सरदार पटेल नाम? इनको भाई नाम भी तो मिलना चाहिए। अब इनका नाम तो क्या था, वल्लभ था, लेकिन सरदार पटेल इन्हें क्यों कहा गया? तो ये हुआ था बारडोली का सत्याग्रह। अब हम इसमें बात करते हैं कि बारडोली का सत्याग्रह कब हुआ था। तो इस बुलंद आवाज नेता वल्लभ भाई ने बारडोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह सत्याग्रह 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ किया गया था। इसमें सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर का, टैक्स का विरोध किया गया और किसान भाइयों को देख ब्रिटिश वायसराय को झुकना पड़ा। और इस बारडोली सत्याग्रह के कारण पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा।
क्योंकि इनकी ख्याति और प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी और अंग्रेज इनके सामने झुकते जा रहे थे। लोगों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। इस आंदोलन की सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को बारदोली के लोग सरदार कहने लगे। सरदार का मतलब होता है किसी का मुखिया। कहते हैं ना कि सरदार की जय हो, तो सरदार का मतलब होता है कि समूह का नेता। तो इनको बारदोली के लोग सरदार कहने लगे, जिसके बाद इन्हें सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्धि और ख्याति मिलने लगी। गांधी जी की अहिंसा की नीति ने इन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था और इनके कार्यों ने गांधी जी पर बहुत ही बढ़िया छाप छोड़ दी थी। इसलिए स्वतंत्रता के लिए किए गए सभी आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में सरदार पटेल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी गांधी जी के लिए। अंग्रेजों की आंखों में हमेशा खटकने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से सरदार पटेल भी एक थे। हमेशा अंग्रेज इनको रास्ते से हटाने का रास्ता ढूंढते रहते थे, लेकिन कभी वो ऐसा कर नहीं पाए। 1923 में जब गांधी जी जेल में थे, तब इन्होंने नागपुर में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को बंद करने के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके लिए अलग अलग प्रांतों से लोगों को इकट्ठा कर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे के कारण अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने कई कैदियों को जेल से रिहा किया। इनकी वाक शक्ति, इनकी बोलने की जो क्षमता थी, इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जिस कारण इन्होंने देश के लोगों को एकत्रित किया, संगठित किया और इनके प्रभाव के कारण ही एक आवाज पर पूरे देश की जनता इकट्ठी हो जाती थी और इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगती थी। इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और इन्होंने लगातार नगर के चुनाव जीते और 1922 में, 1924 में और 1927 में अहमदाबाद के नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में चुने जाते रहे। 1920 के आसपास के दशक में पटेल ने गुजरात कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद वे 1945 तक गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे और 1932 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनना तय किया और इनको अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें कांग्रेस में सभी बहुत पसंद करते थे और उस वक्त गांधी जी, नेहरू जी एवं सरदार पटेल ही नेशनल कांग्रेस के मुख्य बिंदु थे, मुख्य केंद्र थे और इन्हीं की आवाज पर पूरी देश, पूरी जनता एक होने की दम भरती थी। आज़ादी के बाद वे देश के गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री चुने गए। वैसे सरदार पटेल प्रधानमंत्री के प्रथम दावेदार थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के सर्वाधिक वोट मिलने के पूरे आसार थे, लेकिन गांधी जी के कारण उन्होंने स्वयं को इस दौर से दूर रखा था। यानी कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री के रूप में दावेदारी दी जा रही थी, लेकिन सरदार पटेल खुद ही इस दावेदारी से अलग हट रहे थे। वैसे सरदार पटेल के जो समर्थक थे, इनके जो फॉलोअर थे, इनके जो प्रशंसक थे, वो चाहते थे कि पंडित नेहरू को ना बनाकर प्रधानमंत्री सरदार पटेल को बनाया जाए। पर सरदार पटेल, ऐसा कहा जाता है कि वो खुद इस दावेदारी से अपने आप को दूर कर रहे थे। कारण कौन थे? महात्मा गांधी जी, क्योंकि महात्मा गांधी जी पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। आइए कुछ चीज़ों को देखते हैं कि सरदार पटेल ने क्या किया देश के लिए, बड़ी चीज़ें, देश को कैसे एकत्र किया। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हो गई। इस आज़ादी के बाद देश की हालत बहुत गंभीर थी। पाकिस्तान के अलग होने से कई लोग बेघर थे और उस वक्त रियासत होती थी, यानी कि हमारे जो देश में परंपरा चल रही थी, देश में वो रियासतों की परंपरा थी। छोटे छोटे बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पे थे। हर एक राज्य एक स्वतंत्र देश की तरह था, जिन्हें भारत में मिलाना बहुत जरूरी था। यह कार्य बहुत कठिन था। कई वर्षों की गुलामी के बाद कोई भी राजा अब किसी भी तरह की अधीनता के लिए तैयार नहीं था। कोई भी अब किसी के साथ या किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता था। हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता था। लेकिन वल्लभ भाई पटेल पर सभी को यकीन था। उन्होंने ही रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया। उनसे प्यार से, डांट के, जैसे भी हुआ, उनको एक साथ मिलाने की बात की और देश के सभी राजा महाराजा सरदार पटेल की बातों से सहमत हुए और उन लोगों ने लगातार भारत के साथ जाने की कोशिश की और फिर सारी रियासतें, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद और जूनागढ़ के जो राजा थे, इन तीनों को छोड़कर पूरे देश को एक कर लिया गया था। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ के राजा इस समझौते के लिए तैयार नहीं थे और इसके खिलाफ सैन्य बल का उपयोग करना पड़ा सरदार पटेल को। सरदार पटेल हमेशा गांधी जी के अहिंसा के विचारों को ध्यान में रखते थे, लेकिन देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ के राजाओं के साथ कुछ
तगड़ा यानी उन पर दबाव बनाना पड़ा। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से ये सारी घटनाएं घटी। तो आखिरकार ये रियासतें भी बाद में आकर भारत से मिल जाती हैं, लेकिन वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के कारण बिना रक्त बहे 560 रियासतें भारत में आ मिली और रियासतों को भारत में मिलाने का यह कार्य नवंबर 1947 आज़ादी के महज कुछ महीनों में ही पूरा किया गया था। गांधी जी ने कहा कि यह कार्य केवल सरदार पटेल ही कर सकते थे। भारत के इतिहास में लेकर आज तक इन जैसा व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं था जिसने बिना हिंसा के देश एकीकरण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया हो, जो सिर्फ अपनी बातों से विश्वास दिला दिया हो। और जो राजा महाराजा स्वतंत्र रहना चाहते थे वो सारे के सारे राजा महाराजा सरदार पटेल के हाथों से हाथ मिलाकर भारत माता को एक भूमि में एक नक्शे में लाने का काम किया। उन दिनों कि इस सफलता के चर्चे पूरे विश्व के समाचार पत्रों में थे और इनकी तुलना बड़े बड़े महान लोगों से की जाने लगी थी। कहा जाता है कि अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज पाकिस्तान चीन जैसी समस्या इतना बड़ा रूप नहीं लेती। पटेल की सोच इतनी परिपक्व थी कि वे पत्र की भाषा पढ़कर ही सामने वाले के मन के भाव समझ जाते थे। उन्होंने कई बार नेहरू जी को चीन के लिए सतर्क किया, लेकिन नेहरू ने इनकी कभी ना सुनी, अपने मन की और इसका परिणाम भारत और चीन का युद्ध हुआ। अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बात करें तो 1917 में बोरसाद में एक स्पीच के जरिए इन्होंने लोगों को जागृत किया और गांधी जी का स्वराज के लिए उनकी लड़ाई में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित भी किया था। खेड़ा आंदोलन में अहम भूमिका निभाई और अकाल और प्लेग से ग्रस्त लोगों की सेवा की। बारदौली सत्याग्रह में इन्होंने लोगों को कर न देने के लिए प्रेरित किया और एक बड़ी जीत हासिल की, जहां से इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया, पूरे देश में भ्रमण कर लोगों को एकत्र किया और आंदोलन के लिए धनराशि भी एकत्रित की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल भी जाने का इन्हें अवसर प्राप्त हुआ। आज़ादी के बाद देश के गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री बने। इस पद पर रहते हुए इन्होंने राज्य को देश में मिलाने का कार्य किया, जिससे इन्हें लौह पुरुष की छवि प्राप्त हो जाती है। कुछ बातें हम कर लेते हैं जो हमारे जनमानस में चर्चा रहती है कि सरदार पटेल और नेहरू के बीच में अंतर क्या था, क्योंकि दोनों को ही प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार माना जाता है। पटेल एवं नेहरू दोनों गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे, उनकी विचारधारा से प्रेरित थे, इसलिए ही शायद एक कमान में थे, वरना तो इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। जहां पटेल भूमि पर थे, मिट्टी में रचे बसे साधारण व्यक्तित्व के तेजस्वी व्यक्ति थे, वहीं नेहरू जी अमीर घरानों के नवाब थे, जमीनी हकीकत से दूर एक ऐसे व्यक्ति जो बस सोचते थे और वही कार्य करते थे, वही कार्य पटेल करके दिखा देते थे। यानी कि नेहरू जी जो सोचते थे वो कार्य पटेल जी पहले ही करके दिखा देते। शैक्षणिक योग्यता हो या व्यावहारिक सोच हो, इन सभी में पटेल नेहरू जी से काफ़ी आगे थे। कांग्रेस में नेहरू जी के लिए पटेल एक बहुत बड़ा रोड़ा थे, यानी कि नेहरू जी प्रधानमंत्री के दावेदार थे और सरदार पटेल इनके लिए रोड़ा थे, लेकिन पटेल जी गांधी जी की वजह से अलग हट जाते हैं। 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद पटेल को इस बात का गहरा आघात पहुंचा और उन्हें कुछ महीनों बाद हार्ट अटैक हुआ, जिससे वे उभर नहीं पाए और 15 दिसंबर 1950 को इस दुनिया से चले जाते हैं। सरदार पटेल को राष्ट्रीय सम्मान के रूप में 1951 में इन्हें भारत रत्न का, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है, उससे नवाजा गया। 1991 में इन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया। इनके नाम से कई शैक्षणिक संस्थाएं, हवाई अड्डों का भी निर्माण किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के नाम पर 2013 में उनके जन्मदिन पर गुजरात में उनकी स्मृति स्मारक बनाने की शुरुआत की गई थी और यह स्मारक भरूच के पास नर्मदा नदी के पास, मतलब नर्मदा जिले में है। ठीक है, गुजरात के पास ये है आपका थोड़ा सा जो इसका, ठीक है। सरदार पटेल पर कई कविताएं भी लिखी गई थी। अच्छा, ये जो यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्यान्वित किया गया था। सरदार पटेल के बारे में एक कविता है, लौह पुरुष की ऐसी छवि ना देखी ना सोची कभी, आवाज में सिंह सी दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी, एकता का स्वरूप जो इसने रचा, देश का मानचित्र पल
भर में बदला, गरीबों का सरदार था वो, दुश्मनों के लिए लोहा था वो, आंधी की तरह बहता गया, ज्वालामुखी सा धधकता गया, बनकर गांधी का अहिंसा का शस्त्र महकता गया, विश्व में जैसे कोई ब्रह्मास्त्र। इतिहास के गलियारे खोजते हैं जिसे, ऐसे सरदार पटेल अब ना मिलते पूरे विश्व में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन परिचय से यह बात सामने आ जाती है कि मनुष्य महान बनकर पैदा नहीं होता है। उनके प्रारंभिक जीवन को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि यह आप और हम जैसे ही एक व्यक्ति थे जो रुपया, पैसा और एक सुरक्षित भविष्य की चाह रखते थे, लेकिन कर्म के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल बन गए। सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकीकरण कर एकता का एक ऐसा स्वरूप दिखाया जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। इनके इसी कार्य और सोच के कारण उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस का भी नाम दिया गया था। सरदार पटेल की कुछ अनमोल बातों की अगर हम बात करेंगे, इनके जो स्लोगन थे, इनके जो नारे थे, उनकी अगर हम बात करेंगे तो ये कहते थे, कभी कभी मनुष्य की अच्छाई उसके मार्ग में बाधक बन जाती है, कभी कभी क्रोध ही सही रास्ता दिखाता है, क्रोध ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत देता है, डर का सबसे बड़ा कारण विश्वास में कमी है। सरदार पटेल जी अहिंसा की परिभाषा क्या करते हैं उसके बारे में भी हम जानते हैं। जिनके पास शस्त्र चलाने का हुनर है लेकिन फिर भी वे उसे अपनी म्यान में रखते हैं, असल में वे अहिंसा के पुजारी हैं। कायर अगर अहिंसा की बात करें तो वह व्यर्थ है। जिस काम में मुसीबत होती है उसे ही करने का मजा है, जो मुसीबत से डरते हैं वे योद्धा नहीं, हम मुसीबत से डरते नहीं। फालतू मनुष्य सत्यानाश कर सकता है, इसलिए सदैव कर्मठ रहें, क्योंकि कर्मठ ही ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह थे सरदार पटेल के अनमोल विचार जो हमें जीवन में सफल होने के लिए पथ दिखाते हैं। महान व्यक्तियों के बोल महज शब्द जाल नहीं होते हैं, उनमें अनुभवों की विशालता एवं गहराई होती है जो मनुष्य को जीवन को सही दिशा देती हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल देना चाहूँगा। सरदार पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया। मात्र 4 सालों में यह बनकर पूरी तरह तैयार हो गया था। इसके नाम की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। शिलान्यास की बात करेंगे तो 31 अक्टूबर 2013 था। ऊंचाई की बात करेंगे तो 208 मीटर यानी 682 फीट थी। लागत की बात करेंगे 3000 करोड़ रुपए। और कहाँ बना है तो ये आपका गुजरात राज्य में है, ठीक है। और उद्घाटन की बात करेंगे तो 31 अक्टूबर 2018 को ये बनकर तैयार हो गया था। अगर हम कुछ FAQ, अगर हम कुछ क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई जाती है तो 31 अक्टूबर को बनाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे तो हमारे देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले एक महान पुरुष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था तो नाडियाड में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या था तो वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई थी तो 15 दिसंबर 1950 को। गांधी जी की मृत्यु होने के कुछ समय पश्चात इनको दिल का दौरा पड़ता है और उसके बाद स्वर्ग सिधार जाते हैं, जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी हैं और हमारे दिलों में सदैव वास करने वाले हैं। और उनके आदर्शों पर, उनके विचारों पर हमारे देश के प्रत्येक युवा चलकर देश की अखंडता को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को एक सुखमय और राष्ट्रवादी सोच के साथ भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। उम्मीद है कि आपको सरदार पटेल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त हो गई है। अपने विचार सरदार पटेल जी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। MPS हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप इसी तरह करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।